ओके बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब तक बच्चों हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डील किया, उसके रिगार्डिंग हमने जो भी प्रॉब्लम्स थी उसको डील किया। अब यहाँ से हमको एक नई क्वांटिटी मिलने वाली है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों, इंटेंसिटी को समझने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे आइडिया लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड का। तो फील्ड क्या होता है? तो फील्ड को ऐसे समझें कि कोई भी मास अपने सराउंडिंग में, कोई भी मास अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जैसे अगर सपोज करें इस मार्कर का भी बच्चों एक फील्ड होगा, ये भी अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट ठीक है इसका मास बहुत कम होने के कारण हमको वो फील नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। मान लो सपोज हमने कहा कि अर्थ है, ठीक है, तो हमने बोला कि अर्थ ने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है, क्योंकि देखो हम जानते हैं कि अर्थ का एक सर्टेन रेंज तक, एक सर्टेन लिमिट तक बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड एक्ट करेगा। इसने अपने सराउंडिंग में कई सारी, इसको वैसे तो फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, बट ऐसे समझें कि एक सर्टेन रेंज तक अर्थ किसी भी मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्या रखेगी? टेंडेंसी। अगर मान लो बच्चों एक पार्टिकल से समझते हैं, सपोज करो कि m मास का एक पार्टिकल अगर यहाँ होता तो हम क्या देख सकते हैं? अर्थ इस मास को अपनी ओर क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। बट अगर मान लो कि आपने इस पार्टिकल को इस रेंज के अगर आप बाहर लेके चले गए, तो आउटर अगर चला गया, फील्ड के बाहर अगर पार्टिकल चला गया, तो अब हम बोल सकते हैं कि अर्थ का उस पार्टिकल पे जो फोर्स होगा, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत निग्लिजिबल टाइप का होगा। एक्ट तो करेगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है बहुत निग्लिजिबल टाइप का फोर्स यहाँ उसको फील होगा। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, कोई भी मास या कोई भी प्लेनेट अपने सराउंडिंग में एक सर्टेन रेंज तक, जिस रेंज तक वो फोर्स लगाने की टेंडेंसी रखता है या फोर्स एग्जर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। सपोज करो हम मून से समझें और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में, अगर मान लेते हैं मून अगर होता, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई मून का मास वैसे तो रिलेटिव टू अर्थ कम होता है, बट फिर भी ठीक है कि उसका भी कुछ सर्टेन रेंज तक एक फील्ड होगा ही सही। तो हमने कहा कि उस फील्ड में अगर इसी पार्टिकल को अगर आपने रखा होता, तो अब मून उस मास को अपनी ओर क्या करता है बच्चों? अट्रैक्ट। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इन द सेंस मतलब एक सराउंडिंग में एक फील्ड यहाँ पे हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है बच्चों इंटेंसिटी की, तो इसको ऐसे समझें। सपोज करो ये मास अगर अर्थ की सरफेस पर होता, तो बच्चों इसको अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती, इस मास को अर्थ के द्वारा अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती? कम की ज़्यादा? ज़्यादा। अगर वही पार्टिकल मून की सरफेस होता तो उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होती? कम। तो इसी टेंडेंसी को हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी, कि कोई भी पार्टिकल को जब किसी दूसरे पार्टिकल या प्लेनेट के फील्ड में रखा जाए, तो उस फील्ड में उस मास पर यूनिट मास कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, उस अमाउंट को बच्चों हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको वापस एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ लैंग्वेज से। तो इसकी लैंग्वेज कुछ ऐसी बनेगी आपको यहाँ पे बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन सम ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on unit mass placed at that point। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट मास बोल दो या पर यूनिट मास बोल दो, एक ही बात है। फोर्स पर यूनिट मास को हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? इंटेंसिटी। अब आप सिंपल सा बात ऐसे समझें कि देखो इंटेंसिटी बच्चों एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास बच्चों डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात हम आगे करेंगे, बट अभी फिलहाल ऐसे समझिए कि डायरेक्शन की अगर आप बात करो तो आप यहां से देख सकते हो जो डायरेक्शन बच्चों का फोर्स का, वही किसका? आई वेक्टर का। तो जिस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में उसकी क्या मिलेगी आपको? इंटेंसिटी। दूसरी बात, अगर हम इसका यूनिट देखें बच्चों, तो इसकी यूनिट भी लिखी जा सकती है यहाँ से। तो इसकी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं? देखो जरा, फोर्स का क्या लिखेंगे? न्यूटन, और मास का कितना आ जाएगा? केजी। तो न्यूटन पर केजी, ये हमको मिल जाती है यहाँ पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी की यूनिट। ओके बच्चों, अब हम कुछ
पर्टिकुलर पॉइंट मासेस और स्फेरिकल टाइप की बॉडी के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट मास। तो सपोज करो कि एक स्मॉल m मास का पार्टिकल है, ठीक है, स्मॉल m मास का पार्टिकल है। तो हमने कहा कि उस पार्टिकल से किसी r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है बच्चों, मान लो P, उस P पॉइंट पे ड्यू टू दिस पॉइंट मास अगर हमको इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वैसे तो अगर आप देख सकते हो बच्चों तो इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको कितना, I इक्वल्स टू GM/, कितना r²। इसको मैं बच्चों इधर देखो आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मान लेते हैं हमारे पास सपोज करो कि दो पॉइंट मास होते, एक m और दूसरा कितना m0। m0 इज एज अ टेस्ट मास, इसको आप डील करें तो हमने कहा कि यार इनके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना होता बच्चों r। तो बताओ मुझे दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता वो कितना लिखते हैं आप, Gm इंटू कितना m0 और अपॉन में कितना r²। तो बच्चों हमने इंटेंसिटी को क्या डिफाइन किया है, फोर्स पर यूनिट मास। तो हम देख सकते हैं फोर्स पर यूनिट मास, अगर उस मास से इसको हमने कर दिया डिवाइड तो F/m0 ये हमको क्या मिला बच्चों, I, और I इक्वल्स हम लिख सकते हैं बच्चों कितना Gm/r²। तो हमारे पास बात ये आ सकती है कि I का वैल्यू Gm/r² इस पॉइंट पे होगा ड्यू टू दिस पॉइंट मास। वही बात हमने यहाँ पे लिखी है कि ड्यू टू दिस पॉइंट मास r डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है तो I का वैल्यू क्या लिखा जाएगा बच्चों, Gm/r²। ये तो बच्चों हुई इसकी मैग्नीट्यूड की बात। अब जैसा कि हमने बोला कि फील्ड जो है एक यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, तो हम जानते हैं इस P पॉइंट पे ड्यू टू दिस मास जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो होगी बच्चों टुवर्ड्स दी मास, क्योंकि ये फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल वो कैसा होता है बच्चों, अट्रैक्टिव टाइप का। और अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स होने के कारण हमने कहा कि इसका डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे आप देखो हमेशा क्या होगा, टुवर्ड्स दी मास। अगर आपने पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज होता जैसे रिपल्सिव टाइप का फील्ड प्रोड्यूस करता, सपोज करो जैसे +Q चार्ज होता तो उसका फील्ड होता है अवे और नेगेटिव का क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स। उसी टाइप से आप सिंपल समझे। तो इस पॉइंट में बच्चों अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो इसको I वेक्टर से यहाँ डिनोट किया जा सकता है और I वेक्टर इसकी डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट। तो हम देख सकते हैं कि इसको अगर मुझे डिनोट करना है ऐसे तो यहाँ पे वेक्टर लगाना है बच्चों। तो आपको याद होगा कि इसको अगर ओरिजिन हम कंसिडर करते हैं तो इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r वेक्टर। और उसकी यूनिट वेक्टर या उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, r²। तो हम देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन होगी, ये जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, +r²। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी बच्चों, प्लस का r²। तो हम देख सकते हैं यार कि I की जो डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट आ रही है, तो उसको डिनोट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, माइनस का कितना r²। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी पॉइंट मास के कारण जो इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा वो Gm/r² और डायरेक्शन का आप ध्यान रखें हमेशा क्या आएगा, टुवर्ड्स दी मास। अब जैसे बच्चों हमको एक सपोज करो एक क्वेश्चन से थोड़ा सा इसको और क्लियर करते हैं। हमको एक स्मॉल m मास का पार्टिकल दिया है जिसको हमने रखा है मान लो ओरिजिन पे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। x एक्सिस पे एक पॉइंट है मान लो a d डिस्टेंस पे, y एक्सिस पे दूसरा पॉइंट है मान लो b 2d डिस्टेंस पे। तो हमसे पूछा है कि पॉइंट a पे और पॉइंट b पे इस मास के कारण इंटेंसिटी का वैल्यू विद डायरेक्शन के साथ कितना होगा। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है इंटेंसिटी एट पॉइंट a ड्यू टू स्मॉल m एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट b ड्यू टू स्मॉल m। तो बताओ बच्चों a पॉइंट पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी लिखेंगे तो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो कितना g और मास के नाम पे कितना m और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर कितना तो d का स्क्वायर। ये तो चलो बच्चों इसका क्या मैग्नीट्यूड। अब हमको मान लो कि इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। तो जैसा कि आप जानते हो इस पॉइंट पे ड्यू टू दिस मास जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी बच्चों कैसी, टुवर्ड्स दी मास।
और इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप देख सकते हो हम यूज करते हैं बच्चों माइनस का कितना आई कैप, ये डायरेक्शन प्लस आई कैप तो ये माइनस का आई कैप, तो ये हमको मिल गया ए पॉइंट पे इंटेंसिटी वेक्टर की फॉर्म में। उसी टाइप से अगर मुझे इस बी पॉइंट पे ड्यू टू दिस मास इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो डायरेक्शन उसकी कहाँ आएगी, टुवर्ड्स दी मास। तो उस कंडीशन में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करें तो I इक्वल्स टू हमारे पास कितना होगा बच्चों, जी एम अपॉन में, देखो जरा डिस्टेंस अगर हम देख सकते हैं कि डिस्टेंस के नाम पे कितना आ जाएगा 2d का स्क्वायर, तो फाइनली ये हमको मिला 2d का होल स्क्वायर। और बच्चों इस पॉइंट पे जो डायरेक्शन होगी तो ये प्लस का जे कैप तो ये माइनस का कितना जे कैप, तो ये हमको मिला माइनस का कितना जे कैप। तो हमको ए और बी पॉइंट पे डायरेक्शंस का यहाँ पे वैल्यू भी मिलेगा और ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसी टाइप से बच्चों कभी कभी हमको एक क्वेश्चन मिलता है, दो पार्टिकल है m1 और m2 मास के। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी फोर्स वाले सेगमेंट में कर चुके हैं, तो हमको वापस सेम चीज रिपीट करेगा कि m1 और m2 दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस मान लो स्मॉल r होती, तो हमसे पूछता है बच्चों कि m1 से कितनी डिस्टेंस पे, m1 से कितनी डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू m1 एंड m2 विल बी 0। तो क्वेश्चन ये है बच्चों, r अगर इन दोनों के बीच में सेपरेशन है तो हमसे पूछा कि m1 से कितनी डिस्टेंस पे उसका इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाए बच्चों 0। तो बहुत आसान सी बात है। अगेन हमने कहा कि यार इस पॉइंट पे इंटेंसिटी की डायरेक्शन मान लो ड्यू टू m1 इधर की ओर आएगी और ड्यू टू m2 बच्चों इधर की ओर आएगी, तो हम देख सकते हैं कि इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा बच्चों सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा कब, जब इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाए 0। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों फील्ड 0 हो जाए, या इसको कभी कभी न्यूट्रल पॉइंट नाम से भी बोलता है। तो हम देख सकते हैं बच्चों रिजल्ट हमको वैसा ही मिलेगा जैसा पहले मिला था। याद होगा आपको फोर्स में हमने एक्सप्रेशन इसका डिराइव किया था। तो देखो ड्यू टू m1 इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी लिखेंगे बच्चों, जी m1 अपॉन कितना x का स्क्वायर, और उसी टाइप से अगर उधर से डिस्टेंस कितनी बचेगी, अब m2 से उस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो फाइनली इसको आप सोल्व करें तो उस कंडीशन में हमको यहाँ से x का वैल्यू ये मिलेगा बच्चों कितना, रूट m1 इंटू कितना r, और अपॉन में कितना बच्चों रूट का m1 और प्लस का रूट का कितना आ जाएगा m2 के बराबर। और इसी को हम चाहें तो अरेंज करके एक और इसको तरीका होता है लिखने का, कितना r अपॉन में कितना 1 प्लस और ये मिलेगा कितना रूट का m2 और अपॉन में कितना m1 के इक्वल। तो इस हिसाब से हमको ये एक्सप्रेशन मिलता है। और बच्चों इसी पर बेस बहुत सी बार हमको क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे सपोज करो कि हमको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दिया उसने कि अर्थ और मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में वो डिस्टेंस या वो कोई भी यहाँ पे पॉइंट कैलकुलेट कीजिए या फाइंड कीजिए जहाँ पर ड्यू टू बोथ प्लेनेट इंटेंसिटी या फील्ड क्या हो जाए बच्चों 0। जैसे हमने एक ऐसे कंसिडर कर लिया एक पैटर्न, मान लेते हैं ये अर्थ और यहाँ मून है, और इन दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं बच्चों कितना होता d होता। ठीक है, हम अर्थ और मून को एज अ पॉइंट मास की तरह डील कर चुके हैं या कर सकते हैं, हम ये बात कर चुके हैं पहले। तो ध्यान सुनना, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस मान लो कितना होता है d, और हम जानते हैं और नहीं जाने तो आपको डेटा वो देगा, उसी को हम कंसिडर करें। अगर मून का मास सपोज करो कितना होता m, तो अर्थ का मास होता है समथिंग कुछ 81 टाइम्स। तो हमसे पूछा कि मून के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, मून के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाए 0। तो बात वापस सेम उस फॉर्मूले को अगर हम डायरेक्ट यूज कर ले बच्चों, देखो कैसे, x इक्वल्स टू r के नाम पे मैंने क्या लिख दिया बच्चों d अपॉन में 1 प्लस, अच्छा डिस्टेंस मून से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये m2 माना जाएगा। तो रूट के अंदर हम देख सकते कितना आ जाएगा यहाँ पे 81 और ये m और अपॉन में कितना m, और यहाँ से फाइनली हमको मिलेगा 1 प्लस 9 तो कितना है बच्चों d अपॉन में कितना 10। तो ये हमको मून के सेंटर से वो पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू क्या हो जाए 0। अब बच्चों
हम इंटेंसिटी की बात करते हैं ड्यू टू होलो स्फीयर। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि एक होलो स्फीयर है जिसका मास कितना m, रेडियस कितना कैपिटल R। तो m मास और r रेडियस के होलो स्फीयर में मैं आपको पहले 3 पॉइंट डिसाइड करके बता रहा हूँ। एक पॉइंट हम लेंगे बच्चों आउटसाइड, एक पॉइंट हम लेंगे उसकी सरफेस पे, और दूसरा पॉइंट हम कंसिडर करेंगे होलो स्फीयर के अंदर, जिसको हम डिनोट करेंगे I इनसाइड से। तो पहली चीज़, तो अगर मान लो स्मॉल r जो है एक्चुअली में वो डिस्टेंस है बच्चों, जनरल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर, किसी भी पॉइंट की जनरल डिस्टेंस है स्फीयर के सेंटर से। तो हमने बोला कि इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, यदि स्मॉल r कैपिटल R से ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब कहाँ की बात चल रही बच्चों, आउटसाइड की। और हम जानते हैं कि ये होलो स्फीयर को एज ए हम पॉइंट मास की तरह डील कर सकते हैं अगर आपका जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कहाँ है, आउटसाइड। तो हम क्या देख सकते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड आपको बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा किसी पॉइंट मास का मिला था। तो हम देख सकते हैं आई आउटसाइड इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा, GM/, कितना, R²। एक और बात, अगर हमने बात करी आई आउटसाइड के मैग्नीट्यूड की, तो GM/, कितना लिखा गया, R²। पर बच्चों इस पॉइंट पे अगर आप इंटेंसिटी की डायरेक्शन को अगर यहाँ फाइंड करोगे तो बताओ कहाँ मिलेगी, टुवर्ड्स या अवे, किधर की ओर मिलेगी, टुवर्ड्स दी मास। तो इस पॉइंट पे हमको इंटेंसिटी बच्चों ये इस डायरेक्शन में मिलेगी, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बोलते हैं R²। तो फाइनली हम उसका यूनिट वेक्टर लगाएंगे -R³ का। तो GM/R² ये मैग्नीट्यूड हो गया बच्चों, और ये इसकी क्या हो गई, डायरेक्शन। और हम ये भी देख सकते हैं बच्चों कि आउटसाइड इसका जो रिलेशन होगा R के साथ वो कैसा होगा, R² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरी बात आती है कि आई सरफेस पे भी आप देख सकते हो कि डायरेक्शन तो वही आएगी टुवर्ड्स, और सरफेस के लिए स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आई सरफेस पे कितना मिलेगा बच्चों, GM/R²। डायरेक्शन अगेन कैसी आएगी, माइनस का R²। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें जो आती है बच्चों वो थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट का आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखें और इसको समझे जरा, तो सुनना ध्यान से। अगर स्मॉल r लेस देन क्या हो गया, कैपिटल R, तो कहाँ की बात चल रही है, इनसाइड की। और इस बात का ध्यान रखना बच्चों, आई इनसाइड जो आएगा होलो स्फीयर के अंदर जो इंटेंसिटी आएगी वो कैसी मिलेगी, 0। होलो स्फीयर के अंदर आपको जो इंटेंसिटी मिलने वाली है वो कैसी मिलेगी, 0। उसको आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो, सुनना ध्यान से कैसे, कि देखो अगर हमारे पास बच्चों की एक होलो स्फीयर अगर होता, और इस होलो स्फीयर के अंदर पहले मान लेते हैं सेंटर पे एक मास अगर आपने रखा होता, तो बताओ बच्चों ये होलो स्फीयर के ऊपर ये अगर हम देखें तो इस पॉइंट को देखो आप, इस पॉइंट के द्वारा इस मास पे फोर्स एग्जर्ट होगा इस डायरेक्शन में। तो उसी टाइप से ये जो एलिमेंट होगा वो भी इसको एक फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि सिमेट्री बनेगी, तो ईच एंड एवरी पार्ट इसको इक्वल मैग्नीट्यूड से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सेंटर पे रखे हुए मास पे नेट फोर्स कितना, 0। अब ये तो मैंने सेंटर समझाया आपको, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं आप सेंटर ही लो, आप इस मास को किसी दूसरे पॉइंट पे भी प्लेस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो देखो इस पॉइंट पे देखें जरा, इस पॉइंट पे अगर हमने इसको रखा बच्चों तो हम क्या देख सकते हैं यार, इस मास पे ये जो एलिमेंट होंगे मास के वो इसको इस डायरेक्शन में अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो रिमेनिंग मास के एलिमेंट है वो हम देख सकते हैं कि इस मास को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो इन सभी का समेशन इस डायरेक्शन में और इन सभी का समेशन इस डायरेक्शन में। तो फाइनली बच्चों इस पर नेट फोर्स कितना, 0, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री जितना फोर्स बच्चों ये एलिमेंट इस पे एग्जर्ट करते हैं उतना ही ये एलिमेंट इस पर एग्जर्ट करेंगे ड्यू टू सिमेट्री। अब यहाँ कई बच्चों को डाउट भी आता है कि देखो सर इधर तो मास ज़्यादा है, बट ठीक है बच्चों अगर मास ज़्यादा है तो उसका डिस्टेंस भी तो ज़्यादा है। तो आपको इस बात को दिमाग में यहाँ पे फिट कर लो कि कोई भी होलो स्फीयर अगर है तो उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी, 0। क्यों, क्योंकि फोर्स 0 है, इंटेंसिटी भी हमको क्या मिलने वाली है, 0, क्योंकि बच्चों हमने इंटेंसिटी को क्या बोला था, फोर्स पर यूनिट मास। उसी टाइप से कभी हो सकता है कि बच्चों हमको 2-3 इसने स्फीयर दे दे। जैसे मान लेते हैं कि एक स्फीयर है, समझने के लिए देखें से एक कोई दूसरा स्फीयर है, तो स्फीयर ये मान लो A होता और ये होलो स्फीयर मान लो B होता, ठीक है। तो हम आपसे पूछे कि बताओ भाई इस पॉइंट 1 पे जो दोनों के आउटसाइड है जो इंटेंसिटी आएगी वो ड्यू टू
ए भी आएगी और ड्यू टू बी भी आएगी। उसी टाइप से बच्चों अगर मान लो कि दूसरा पॉइंट इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होता तो बच्चों इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो ड्यू टू ए मिलेगी, नहीं मिलेगी, मिलेगी, बट ड्यू टू बी नहीं मिलेगी, क्योंकि बच्चों बी वाले स्फीयर के लिए पॉइंट 2 तो कहाँ हो गया, इनसाइड। उसी टाइप से आप ये भी देख सकते हो कि इस पॉइंट 3 की अगर आप बात करो तो पॉइंट 3 ए के भी इनसाइड है, बी के भी इनसाइड है, तो हम क्या देख सकते हैं कि फाइनली ड्यू टू ए और ड्यू टू बी इस 3 वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी, 0। ये हम देख सकते हैं होलो स्फीयर के लिए। तो आप यहाँ पे एक तो आउटसाइड वाली कंडीशन याद रखें और इनसाइड का याद रखें। अब बच्चों इस इंटेंसिटी को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। आई और आर के बीच में हमको ग्राफ मिलता है ऐसा। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जरा सुनना कैसे। पहली चीज़ तो इंटेंसिटी जो है वो अपने पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी बच्चों कैसी होगी, अट्रैक्टिव। दैट्स वाई इस ग्राफ को हम जनरली नीचे ही प्लॉट करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और उसके नीचे नेगेटिव। कभी कभी हो सकता है कि सारे ग्राफ अगर उसने ऊपर ड्रॉ कर रखे हैं तो फिर कोई टेंशन नहीं है, आप मैग्नीट्यूड को कंसंट्रेट करें। बट कुछ ग्राफ अगर ऊपर और कुछ ग्राफ जैसे नीचे, जैसे AFMT 2014 के आसपास इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो फिर आपको मोर करेक्ट सेलेक्ट करने के लिए नेगेटिव वाले पार्ट को ही कंसिडर करना है। तो पहले ये समझें कि सेंटर है, हमने कहा ये है स्फीयर का सेंटर, और हम जानते हैं बच्चों सेंटर से लेके स्फीयर की सरफेस तक तो इंटेंसिटी क्या मिलने वाली है, 0। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई यहाँ पे इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। कितना मिलेगा, मतलब 0। और इसका मतलब यहाँ आपको ग्राफ को बिल्कुल डार्क नहीं करना है, इसको डैश से रिप्रेजेंट करना है। सरफेस से जैसे ही आप आउटसाइड चले गए, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास था स्मॉल आर जब किसके इक्वल हो जाए, कैपिटल आर के। तो उस कंडीशन में इसके आउटसाइड जैसे आप चले गए तो इंटेंसिटी इस रिलेशन के साथ वेरी करेगी और इसका ग्राफ आपको ये यहाँ पे मिलेगा। और आपको मालूम हो बच्चों, तो ये जो ग्राफ बनेगा इसका, ये कुछ यहाँ पे हालांकि इसका कोई एक्चुअल नाम नहीं होता है, फिर भी आप इसको लाइक हाइपरबोला बोल सकते हैं। एक्चुअल कोई नाम इनका दिया नहीं होगा, फिर भी ठीक है, आपका इसका शेप ऐसा यहाँ पे मिलेगा। ओके बच्चों, अब थर्ड पॉइंट अपने पास आता है यहाँ पे इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो देखो सेम अगर हम बात करें, अभी हमने होलो स्फीयर की बात करी थी, उसी टाइप से एक m मास और r रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है। एक और चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ये जितने भी स्फीयर है चाहे सॉलिड चाहे होलो, इनको हम यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन मान के चल रहे हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आपको मेंशन नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा मान के चलना है, यूनिफॉर्म। तो हमने कहा कि 2 पॉइंट बिल्कुल सेम रहेंगे बच्चों, एक तो आउटसाइड और एक सरफेस पे। तो आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए अगेन ये स्फीयर एज अ पॉइंट मास की तरह डील करेगा। तो हम क्या देख सकते हैं, आउटसाइड अगेन सेम कहानी, आई इक्वल्स टू आपको कितना मिलेगा, gm/r²। डायरेक्शन क्या आ जाएगी, टुवर्ड्स दी मास। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि आई आउटसाइड जो इसका रिलेशन आएगा वो कैसा आ जाएगा बच्चों, r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सरफेस पे अगेन सेम कितना मिलेगा, gm/r²। और यहाँ से थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चों की, इफ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, इसका मतलब ये जो पॉइंट अंदर आपने अब कंसिडर किया, तो देखो बच्चों होलो स्फीयर में तो अंदर इंटेंसिटी क्या थी, 0। बट यहाँ अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कारण बिल्कुल आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको कुछ अलग रेडियस का स्फीयर मान के कोई मास अगर पुट करते तो हम देख सकते हैं कि इस आउटर वाले मास के कारण तो इस पार्टिकल पे ग्रेविटेशनल फोर्स, नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0, कोई इशू नहीं है। बट ठीक है, बट बच्चों ये जो मास होगा उसको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट। या आप इतना समझें कि यार ये मास के ऊपर इस मास के कारण फोर्स एग्जर्ट होगा तो इंटेंसिटी भी 0 मिलने वाली नहीं है। ठीक, तो उस बिहार पे पूरा उसको कंप्लीट डिराइव करने पे, हालांकि हमें डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रिमेंबर रखें। आई इनसाइड जो हमको मिलेगा कितना मिलेगा बच्चों, जी कैपिटल M इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर कहाँ से, स्फीयर के सेंटर से।
अपॉन में कितना आर क्यूब, ठीक। अगेन डायरेक्शन माइनस आर कैप टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द स्फीयर बोल दो, या मास हम बोल ही चुके हैं तो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ स्फीयर बोल दो, ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम देख सकते हैं बच्चों इंटेंसिटी का इनसाइड हमको ये फॉर्मूला मिला, जिसमें हम देख सकते हैं जी कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, कैपिटल आर कांस्टेंट। तो हमको जो रिलेशन मिलता है वो कितना मिलता है बच्चों, आई इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना, आर के। तो ये बात हमने यहाँ पे करी। अच्छा, इसी फॉर्मूले में बच्चों अगर आप आर का वैल्यू कितना पुट कर दें, 0, इसका मतलब कहाँ की बात चल रही है, सेंटर की, और आर 0 तो इंटेंसिटी भी कितनी, 0। आप इसको फील भी कर सकते हैं कि इस मास को अगर आपने इसके सेंटर पर रख दिया होता तो ये इस मास के सॉलिड स्फीयर के मास के कारण उस पॉइंट मास पे ग्रेविटेशनल का जो नेट रिजल्टेंट प्रोड्यूस होता है वो कितना आता, 0। तो इंटेंसिटी कितनी, 0। तो आप देख सकते हैं बच्चों सेंटर पे इंटेंसिटी क्या मिलेगी, 0, पर सेंटर से सरफेस की ओर जाने पे इंटेंसिटी का वैल्यू कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ उसका कुछ आधा पार्ट प्रीवियस के जैसा ही आएगा, बट एक चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी कि ये सेंटर है, ठीक है। ये सेंटर से अगर हम देखें तो सेंटर से आप सपोज करो सरफेस की ओर बढ़ोगे तो सेंटर से सरफेस की ओर जाने पे कॉन्टिन्यूसली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, हालांकि ग्राफ नीचे बनेगा बट हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो कंटिन्यूसली उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ यहाँ पे है तो उस कंडीशन में ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और फिर फाइनली यहाँ सरफेस पे जब पहुँचे तो हमको मैग्नीट्यूड कितना मिला, gm/r²। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि आई आउटसाइड जो आपको मिला, अगेन यहाँ पे r² के कैसे ग्राफ आया बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस बिहाफ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि इस सॉलिड स्फीयर में आपको केवल इनसाइड वाले पॉइंट को कंसीडर करना है, gm/r/r³, ठीक है। इसका ध्यान रखें, बाकी दोनों चीजें बिल्कुल सिमिलर है। अब इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बहुत आसान सा अपने पास एक क्वेश्चन है, तो पहले एक बार आप समझो, ठीक है, फिर खुद से एक बार ट्राई जरूर करना है इसको, क्वेश्चन को सोल्व करने की। एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास दिया कैपिटल एम, और एक होलो स्फीयर है, और इस होलो स्फीयर का मास भी बच्चों कितना है, कैपिटल एम के इक्वल। तो हमने ऐसे बोला कि दो इक्वल मास के स्फीयर है, एक सॉलिड स्फीयर एक होलो स्फीयर, इन दोनों का बच्चों सेंटर सेम है। कंसेंट्रिक सॉलिड एंड होलो स्फीयर को आप जैसा कि देख सकते हो कि इसके अकॉर्डिंग डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज किया है। इट मीन्स होलो स्फीयर के अंदर किसको रख दिया, सॉलिड स्फीयर को। तो हमसे पूछते हैं भाई कि R1 इक्वल्स टू 5a/2, R2 इक्वल्स टू 3a/2 और R3 इक्वल्स टू a/2 डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो बहुत आसान सी बात है बच्चों। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को डील करने से पहले आप इन पॉइंट को डिसाइड कीजिए कहाँ होंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 5a/2 कितना होगा, 5a/2 2 से ग्रेटर, तो उस कंडीशन में इसका रेडियस अगर a है, आप देख सकते हो सॉलिड स्फीयर का रेडियस a, होलो स्फीयर का रेडियस कितना 2a। तो हम देख सकते हैं बच्चों पहला जो पॉइंट आएगा वो आउटसाइड दी बोथ स्फीयर आएगा, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिलेगा। उसी टाइप से 3a/2 1.5 समथिंग, तो 1.5 के इक्वल, तो उस कंडीशन में ये इन दोनों के बीच में मिलेगा दूसरा पॉइंट। और ये a/2 इसके अंदर कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, ये तीसरा पॉइंट। तो देखो बच्चों 1 by 1 हम इसको डील करते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं कि पॉइंट 1 पर आप देख सकते हो पॉइंट 1 पे जो इंटेंसिटी होगी वो कौन कौन से स्फीयर से होगी, सॉलिड, होलो या दोनों, ड्यू टू बोथ स्फीयर। हम क्या देख सकते हैं बच्चों, पॉइंट 1 पर जो इंटेंसिटी आएगी वो ड्यू टू होलो स्फीयर भी आएगी, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर भी आएगी। तो हम देख सकते हैं पॉइंट 1 पे अगर मान लिया हमने इसको I1, तो I1 जो होगी बच्चों वो होगी ड्यू टू होलो स्फीयर और प्लस I ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो देखो जरा, अच्छा ये जो पॉइंट 1 है वो होलो स्फीयर के लिए भी आउटसाइड है और सॉलिड स्फीयर के लिए भी आउटसाइड है, तो दोनों के कारण इंटेंसिटी आप जानते हो कितना लिखते हैं बच्चों, gm/r²। और r कहाँ से लेंगे, इन दोनों स्फीयर के सेंटर से।
तो ड्यू टू सॉलिड बी gm/r², ड्यू टू होलो बी gm/r²। तो हम यहाँ पे इसको ऐड कर दें तो हमको कितना मिलेगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ कितना gm अपॉन में कितना r का स्क्वायर। अब आप जानते हो बच्चों r का आप डेटा पुट करें, r का आप वैल्यू पुट कर सकते हैं कितना 5a अपॉन में कितना 2। तो फाइनली आप इसको देख सकते हैं बच्चों, सोल्व करने पे हमको r का जो वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा 5a/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हम देख सकते हैं इसको सोल्व करने पे हमको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो कितना 8 अपॉन कितना 25 gm और अपॉन में कितना बच्चों a²। अब सोल्व कर लो इसको, ये हमको इसका वैल्यू मिलेगा। उसी टाइप से अगर बच्चों हमें पॉइंट 2 आप देख सकते हो कि इंटेंसिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो हम अगेन जानते हैं कि पॉइंट 2 पे I ड्यू टू होलो स्फीयर भी होगा और I ड्यू टू सॉलिड स्फीयर भी होगा। अब काम की बात सुनना, पॉइंट 2 कहाँ है, पॉइंट 2 होलो स्फीयर के तो इनसाइड है। दैट्स वाई हम क्या बोल सकते हैं, होलो स्फीयर के अंदर तो भाई इंटेंसिटी क्या होती है 0। तो ड्यू टू होलो स्फीयर पॉइंट 2 पे आपको इंटेंसिटी क्या मिल जाएगी 0। बट बच्चों पॉइंट 2 कहाँ है, पॉइंट 2 सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में कहाँ मिलेगा आउटसाइड। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पे अगेन कितना लिखेंगे, प्लस का मैग्नीट्यूड की बात करें हम यहाँ पे कितना gm और अपॉन कितना r²। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पॉइंट 2 की जो डिस्टेंस होगी, पॉइंट 2 की जो डिस्टेंस होगी कितनी बच्चों 3a/2। तो फाइनली हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से हमको कितना मिलेगा gm और अपॉन में इधर से कितना 3a/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली हमको ये मिलेगा बच्चों सोल्व करने में कितना 4/9 और इधर से कितना gm और अपॉन कितना a²। ये हमको मिल जाएगा पॉइंट 2 पर इंटेंसिटी। इसी टाइप से बच्चों अगर पॉइंट 3 हमें कैलकुलेट करना है तो इसको सुनिएगा एक बार जरा। पॉइंट 3 आप देखो, पॉइंट 3 अगेन होलो स्फीयर के कहाँ है इनसाइड। तो ड्यू टू होलो स्फीयर तो मैं इसको वापस वैसे लिख रहा हूँ, आई यहाँ ड्यू टू होलो स्फीयर होगा और आई ड्यू टू यहाँ पे सॉलिड स्फीयर होगा। तो बोलो बच्चों ड्यू टू होलो स्फीयर यहाँ पे अगेन इंटेंसिटी कितनी 0। अब सोचो सॉलिड स्फीयर के रिस्पेक्ट में पॉइंट 3 कहाँ होगा बच्चों, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। और इनसाइड का हम जानते हैं कि फॉर्मूला जो हमको मिला था, एक्सप्रेशन कितना मिला था बच्चों gm इंटू कितना r और अपॉन में कितना r का क्यूब। ये हमको मिला था, अगर आपको याद हो gm r स्मॉल r कहाँ से स्फीयर के सेंटर से, अपॉन में कितना r³। तो इसको अगर आप डेटा पुट कर दो स्मॉल r का जो वैल्यू होगा वो कितना बच्चों a/2। तो फाइनली हमको जो इसका एक्सप्रेशन मिलेगा कितना gm इंटू कितना a/2 और अपॉन में r जो है एक्चुअली में उसका रेडियस है, तो उस कंडीशन में a का कितना आ गया बच्चों क्यूब। और इसको आप सोल्व कर सकते हैं अगेन। तो I3 का जो वैल्यू हमको मिलेगा वो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे gm और अपॉन में कितना 2a का स्क्वायर। तो ये हमको I1, I2 और I3 पॉइंट्स पे इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहाँ पे। तो अपने को क्वेश्चन एक बार यहाँ पे पढ़ लेते हैं पहले। A spherical cavity of radius r/2 is made in a sphere of radius capital R and mass capital M. The center of cavity is at a distance r/2 from the center of sphere. Find intensity of gravitational field at the center of cavity. तो पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम फोर्स वाले सेगमेंट में कर चुके हैं, फिर भी एक बार क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और डिटेल में, और इसको फिर आप खुद से एक बार ट्राई जरूर करें, उसके बाद सॉल्यूशन आप देखें। तो क्वेश्चन इतना सा है कि m मास और r रेडियस के एक सॉलिड स्फीयर में से कुछ मास यहाँ से रिमूव कर दिया गया। कितना रेडियस वाला मास रिमूव किया r/2। हालांकि हम फोर्स वाले सेगमेंट में कैलकुलेट कर चुके थे कि भाई इसका जो मास आएगा, अगर आपको मालूम हो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, इसका जो मास हमको मिला था वो कितना मिला था बच्चों m/8। ठीक, तो हमने कहा कि m/8 या व्हाटएवर जो भी मास इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग रिमूव कर दिया जाए तो एक केविटी यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, और केविटी के सेंटर पे मतलब इस पॉइंट पे हमको ड्यू टू दिस रिमेनिंग मास यहाँ कितना इंटेंसिटी होगा उसे कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान सी बात है अगर आप इसको ऐसे समझें कि देखो बच्चों हमको यहाँ पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो इस वाले मास
के कारण यहाँ इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास वैसे तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमको आपको अगर मालूम हो तो हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे या जो बनाए थे हमने जो यहाँ पे लिखे थे वो यूनिफॉर्म टाइप के मास डिस्ट्रीब्यूशंस और सिमेट्रिक टाइप की बॉडी के लिए वैलिड थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम डील करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे यूज़ करते हैं वही सेम कंसेप्ट जो हमने फोर्स में किया, या आप चाहो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी इनको बोल सकते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमें इस पॉइंट पे बच्चों अगर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस रिमेनिंग मास, तो इसका एक तरीका ये है कि आप इस पॉइंट पे, इसको ध्यान रखना, इस पॉइंट का आप यहाँ पे दिमाग में रखना ध्यान कि इस पॉइंट पे ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर, कंप्लीट मतलब कितना मास बच्चों, कैपिटल एम, इस पॉइंट पे ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर इंटेंसिटी मिल जाए और उसमें से अगर हम माइनस कर दें इस रिमूव किए गए मास के कारण प्रोड्यूस होने वाली इंटेंसिटी को, तो हमको रिमेनिंग के कारण कितनी इंटेंसिटी होगी उसका वैल्यू मिलेगा। वापस रिपीट कर रहा हूँ, जरा ध्यान सुनना। अगर हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है आई ड्यू टू रिमेनिंग मास कि कितना मास यहाँ पे जो बचा उसके कारण इंटेंसिटी कितनी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई ड्यू टू कंप्लीट। आई ड्यू टू कंप्लीट का मतलब है कि उस पॉइंट पे कंप्लीट मास के कारण कितनी इंटेंसिटी, और माइनस आई ड्यू टू रिमूव्ड मास, जो आपने केविटी बनाई, ठीक है, तो उसके कारण जो भी मास रहा होगा उसके कारण कितनी इंटेंसिटी। तो देखो बच्चों पहली चीज तो इस कंप्लीट स्फीयर को अगर हम देखें तो हमने देखा कि कंप्लीट स्फीयर है भाई, ठीक है, इसको मैं वापस एक बार इस दो रफली स्केच में आपको समझा रहा हूँ। इस कंप्लीट स्फीयर के कारण इस पॉइंट को अगर आप देखोगे तो कितने डिस्टेंस पे आएगा बच्चों, ये r/2 पे। तो इस कंप्लीट स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट होगा कहाँ की तरफ बिहेव करेगा, इनसाइड या आउटसाइड, इनसाइड। तो इनसाइड का एक्सप्रेशन हम लिखना जानते हैं, कितना जानते हैं, मालूम होगा आपको कितना, जी एम इंटू कितना आर, और अपॉन में कितना बच्चों, r³। इसको थोड़ा सा मैं आपस एक बार और फर्दर सोल्व करूं, स्मॉल r की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, r/2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जी एम इंटू में ये कितना r/2 और अपॉन में कितना r³, ये तो हमको मिलता है, ये जो एक्सप्रेशन हमको मिलता है ड्यू टू कंप्लीट स्फीयर इस पॉइंट पे इंटेंसिटी। अब काम की बात सुनना बच्चों, ये जो मास आपने रिमूव किया उसने यहाँ कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करी, तो उसको हम ऐसे देख सकते हैं कि यहाँ से जो मास आपने रिमूव किया, ये जो मास यहाँ से आपने रिमूव किया, जो भी इसका मास था जैसे m/8 था, तो बताओ बच्चों इस पॉइंट पे देखो, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंसिडर करें, कंप्लीट के कारण इस पॉइंट पे और इस रिमूव किए गए मास के कारण इस पॉइंट पे इंटेंसिटी। तो समझो बच्चों इसको भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, बाकी सब कुछ भूल जाओ, आप इतना सा दिमाग में रखो कि ये भी एक तरीके से अलग से एक स्फीयर है जिसका मास m/8 है, ठीक है, उसका रेडियस r/2 है, बट ये जो पॉइंट होगा बच्चों इस स्फीयर के लिए, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप केवल इस पार्ट को कंसिडर करें। तो इस पॉइंट पे जो इंटेंसिटी आएगी ड्यू टू दिस रिमूव्ड मास वो कितनी बच्चों, 0। क्यों 0 भाई, क्योंकि ये जो स्फीयर है उसके लिए ये जो पॉइंट होगा कहाँ कहलाएगा, उसके सेंटर पे। तो आपस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि रिमेनिंग का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उस कंडीशन में यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं बच्चों, कंप्लीट का इतना, और यहाँ से इस रिमूव्ड वाले पार्ट के कारण कितनी इंटेंसिटी, 0, तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी कितनी, 0।